इस कथन के प्रकाश के अंदर हमें विकासशील देश जो है यानी डेवलपिंग नेशन जो है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की उसके बारे में डिस्कस करना था। तो अपने दिमाग में एक परफॉर्मा सेट कीजिए कि सबसे पहले हमें लिखना है इंट्रो, और इंट्रो में हमें वही चीज लिखनी है जो रिलेटेड हो इस लाइन से। जैसे आप यहाँ से आपने आपने क्या पिक किया, आप क्या पिक करते हैं? डेफिनेशन लिख सकते थे भाई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी डेफिनेशन। और यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में क्या डेफिनेशन, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी अलग अलग डेफिनेशन है, एप्पल भी ने अलग कहा है, सबने अलग अलग कहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे आप रिलेटेड टू मतलब कंट्रीज से हम बोल सकते हैं एक तरीके से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन इज द एसेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नीति क्रियान्वयन ही एक तरीके से जो है लोक प्रशासन का सार है। ये लिख दीजिए, जो भी थिंकर है उनका नाम लिखो। इस तरीके से हम एज ए डेफिनेशन इसको स्टार्ट कर सकते थे। फिर इंट्रो लिखने के बाद में हमें इस जो क्वेश्चन है उसको पार्ट में डिवाइड करना था। पहला पार्ट होगा स्थायित्व का संरक्षण यानी प्रमोटर ऑफ स्टेबिलिटी, यानी हमारे जो बॉडी पार्ट होगा उसके अंदर सबसे पहले हमें ये लिखना है कि कैसे ये स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो कैसे बढ़ाएगा बताओ? स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से? लॉ एंड ऑर्डर, वेरी गुड। लॉ एंड ऑर्डर यानी कानूनी व्यवस्था जब रहेगी तब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और सर्विस डिलीवरी है जी, हाँ सर्विस मतलब एक तरीके से हम डेवलपमेंटल सर्विस प्रोवाइड करेंगे जिससे एक स्टेबिलिटी आएगी, बोल सकते हैं। और वेरी गुड, क्राइसिस मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का काम भी जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स का होता है, ब्यूरोक्रेसी ये देखती है। और ठीक है, जो भी संवैधानिक मूल्य है उनका संरक्षण यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज है, जैसे अपने फंडामेंटल राइट्स यानी कि अपने जो भी मौलिक अधिकार है उनका संरक्षण। उसके अलावा और जो जैसे रूल ऑफ लॉ हम बोलते हैं, विधि का शासन, ये भी कौन मेंटेन करके रखता है? ब्यूरोक्रेसी। उसके अलावा अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि हम जो है यानी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी ये कार्यपालिका है, ठीक है। और जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक है टेम्परेरी यानी स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी जो है यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसमें आती है पूरी ब्यूरोक्रेसी यानी लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं यानी एमपी एमएलए होते हैं वो आएंगे टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, मंत्री लोग जो होंगे वो सब आते हैं टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में। अब एवरी 5 ईयर में अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये जो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव है वो चेंज हो जाएगी। लेकिन परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव है वो जब से उन्हें रिक्रूट किया जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते तब तक ये लोग रहेंगे। तो ये इससे क्या होता है? पॉलिसी की स्टेबिलिटी आती है यानी नीति का स्थायित्व हमें देखने को मिलता है। तो सरकार है वो एक क्रमिक तौर पे चलती है। हम देखते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, सरकारें बदलती है, उस टाइम पे कौन ध्यान रखता है क्यों अराजकता नहीं फैलती, अनारकी नहीं फैलती? क्योंकि ये लोक प्रशासन ही है जो इन सबको बांध के रखता है। फिर उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये चीजें अपने को लिखनी थी, ठीक है। ये जो वर्ड अपनों ने बोले ये हेडिंग में आएंगे और आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल उसके अंदर लिखो, जैसे मैंने मॉडल आंसर में लिखे भी हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। फिर सेकंड पार्ट है कि सामाजिक परिवर्तन, तो कैसे सोशल चेंज अपने को देखने को मिलेगा? सोशल चेंज कैसे लेके आती है एक डेवलपिंग नेशन के अंदर? सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन लेके आना है आपको। सामाजिक परिवर्तन कैसे लेके आओगे? हाँ, जो सोशल एविल्स है जैसे दहेज प्रथा है ना, सोशल एविल्स यानी सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे दहेज प्रथा, विधवा विवाह कहीं नहीं हो पा रहे, तो ये सारी चीजों के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लॉ बने हुए हैं। इनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी करती है, ठीक है। तो एक तरीके से ये कि सोशल चेंज कैसे आएगा? सामाजिक कुरीतियों को हटाकर। और हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन को अगर बढ़ावा मिलेगा तो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स जो है देश के लिए जो है डेवलप होगा। और हम देखते हैं हमने पढ़ा है डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसका जो मैक्सिमम आउटपुट है हमें तभी मिल पाएगा। तो इस तरीके से हम सोशल चेंज ला सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इनोवेशन की, तो इनोवेशन ही है जो एक मॉडर्नाइजेशन वाली चीज यानी नवाचार है जिससे क्या आएगा? नवरूपता जो है आती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल पहले जो है सब्सिडी के वाउचर्स मिलते थे या फिर आपको इन हैंड मिलते थे या एक तरीके से आपको रिएम्बर्समेंट कराना पड़ता था, लेकिन अब हमने क्या क्या लेके आ गए? डीबीटी लेके आ गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें आप जैम ट्रिनिटी लिख सकते हो, जनधन, आधार और मोबाइल, इसके थ्रू जो भी सब्सिडी है डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगी। ये क्या है? नवाचार ही तो है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, मिशन इंद्रधनुष पहले किस टाइप में हुआ करता था? आज से 20 साल पहले। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक पोर्टल है कोविन,
इस पोर्टल के माध्यम से हम क्या करते हैं, एक नवाचार लेके आए हैं और डिजिटलाइजेशन हो गया टीकाकरण का यानी वैक्सीनेशन का। तो ये सारी चीजें हमने लिखनी है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप हेडिंग तो बनाओ, ठीक है, उसके अंदर चीजें लिखो, लेकिन विदाउट एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे तो आपको कंपेरेटिवली कम मार्क्स मिलेंगे। आपको अधिक से अधिक एग्जाम्पल देने हैं वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया। अब अपने मॉडल आंसर पे आते हैं। जैसे कि इंट्रो में आपको आइडिया दे दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख दो आप लोक प्रशासन की। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि लोक प्रशासन का महत्वपूर्ण काम जो है वो जन कल्याण है, यानी पब्लिक वेलफेयर का काम है, या फिर अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन यानी वंचितों का उत्थान, ये उसका प्रमुख काम है। इस तरीके से आप एक डेफिनेशन दे सकते हो। फिर उसके बाद में हम आएंगे कि साहित्यों का संरक्षण किस तरीके से साहित्यों का संरक्षण किया जाएगा। तो किसी भी देश के लिए पहला शर्त क्या है कि शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी रहे, किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं हो, मॉब लिंचिंग नहीं हो, हेट स्पीच नहीं हो। इसमें लिखा हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको बोल के बता रही हूँ क्योंकि ये सारे लाइव एग्जांपल्स हैं, तो उन सबको आपको यहाँ पे कोट करना है। तो कानून व्यवस्था का रख रखाव यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और किस तरीके से हम करते हैं, तो पुलिस के थ्रू, स्टेट पुलिस, सेंट्रल पुलिस होती है, उसके थ्रू हम करते हैं, जो कि दैट इज अ वेरी मच पार्ट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम बात करेंगे कि राजनीतिक निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी कैसे आएगी गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो इस वजह से जो है हमें एक तरीके से कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी वजह से जो पॉलिसी है उसमें ब्रेक नहीं आएगा, इवन जो है गवर्नमेंट अनस्टेबल है या फिर चुनाव का टाइम है तब भी। तीसरा है कि संकट प्रबंधन यानी क्राइसिस मैनेजमेंट। हमने देखा कोविड का टाइम आया या फिर कोई भी कहीं पे फ्लड आता है, तो ऐसी जगह पे हम देखते हैं कि क्विक रेस्पॉन्स जो है सबसे पहले कौन देता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं अपनी परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होकर वहाँ पे हेल्प करती है और पुनर्वास यानी रिहेबिटेट करती है उनको। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे भिलवाड़ा मॉडल याद है आपको कोविड-19 के टाइम पे। तो ये ब्यूरोक्रेसी तो लेके आई थी, फिर वो धीरे धीरे पूरी इंडिया के अंदर फैला था और कई और देशों ने भी उसको एडप्ट किया था। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि संवैधानिक जो मूल्य होते हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज होते हैं उसको प्रिजर्व करती है। ठीक है, इन सबसे क्या आता है, जो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी, देश में क्या आएगा, स्थायित्व आएगा, एनार्की नहीं फैलेगी, ठीक है, अराजकता नहीं फैलेगी। तो ये कैसे आएगा कि हम रूल ऑफ लॉ, ठीक है, न्याय को बनाए रखेंगे, उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स का सभी का जो है संरक्षण किया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आते हैं कि हम किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता के रूप में काम करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है कि सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन यानी सोशल एविल्स है उनको हटाना, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर की अस्पृश्यता, बाल विवाह, लिंग भेद, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों को हटाने का काम करती है। जो इनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं उनका जो हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, जो पॉलिसिंग देखते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेसी वो काम करती है। फिर सकारात्मक कार्यवाही भी की जाती है, जैसे कि बेरोजगारी है बहुत ज्यादा मान लो, या फिर वंचित और पिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, उनका उत्थान अगर करना है तो उनके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स, आप नाम भी लिख सकते हो। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आप अम्बेडकर वाउचर योजना लिख दो, महिलाओं के लिए आप महिला बंधन बिल लिख दो, ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल इससे रिलेटेड आप यहाँ पे लिखो। फिर गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन यानी इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एमजी नरेगा हमने देखा, जिसका नाम चेंज करके अब वीबी जी राम जी कर दिया है, तो वहाँ पे यहाँ पे एग्जाम्पल। तो खाद्य सुरक्षा यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को यहाँ पे आप कोट कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी अधिनियम वगैरह है, योजना वगैरह, उसका काम जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही होता है। और एक चीज हमने पढ़ी भी है कि खाली इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करती, जो हम देखते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ा है आपने, प्रत्यायोजित विधान, क्या होता है इसका मतलब, हाँ, डेलीगेट करते हैं अपनी पावर, जो लेजिस्लेचर है वो अपनी पावर। हाँ, एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझा देती हूँ कि एक लॉ बना दिया, कोई लेजिस्लेचर ने एक लॉ बना दिया किसी भी चीज के लिए, अब बार बार लॉ तो नहीं बनाया जाएगा, तो उसके ऊपर कुछ नोटिफिकेशन आएंगे, कोई लॉ, कोई अधिनियम बनेगा उससे रिलेटेड, या फिर कोई भी रूल बनता है, रेगुलेशन बनती है, तो फिर वो काम ब्यूरोक्रेसी को आगे दे दिया जाता है। फिर हम बात करें कि शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रसार। तो अगर हम देखते हैं ग्राउंड लेवल के ऊपर, जैसे आप देखते हो कि आयुष्मान भारत स्कीम वगैरह है, या फिर एक तरीके से समग्र शिक्षा अभियान वगैरह है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका काम होता है। तो ये सब का एक्सटेंशन करके अच्छा जो ह्यूमन रिसोर्स है या ह्यूमन कैपिटल है वो फॉर्म करता है। तो इस तरीके से क्या आता है, सामाजिक बदलाव आता है और आधुनिकीकरण और नवोन्मेष यानी मॉडर्नाइजेशन आता है। डीबीटी जैसे नवाचार हमने देखा, जिससे क्या है, सामाजिक चेंज आएगा यानी सोशल चेंज आएगा। तो ये पूरा बॉडी पार्ट था, फिर हम निष्कर्ष में इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे। तो ये मैंने बड़ा लिखा है, आप इसमें से कोई भी एक लाइन पिक कर लो, क्योंकि अपने पास 150 वर्ड्स रहेगा। अभी पहले तो 100 वर्ड्स मिलते थे, अभी 1.5 पेज से ज्यादा अपने को नहीं मिलेगा 10 मार्क के क्वेश्चन में। तो ये जो भी लिखा है ये भी 2-2.5 पेज तक चला जाएगा। तो इसमें से आप काम की चीजें लिखना, और एक चीज जाने ना कि बहुत लंबी लाइन मत बनाना, पॉइंट वाइज लिखो। और ये वर्ड्स है जैसे ई गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इनको आप अंडरलाइन जरूर करना,
क्योंकि यही जो मेन कीवर्ड है जो आपको मार्क्स देंगे। अब हम डायरेक्ट कंक्लूजन पे आते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो डेवलपिंग नेशंस के अंदर न केवल एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक के तौर पे काम करते हैं या फिर नियंत्रक यानी कंट्रोलर के तौर पे काम करते हैं, बल्कि वो एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। यानी हम दो हाथ मानेंगे एक तरीके से ह्यूमन बॉडी का, एक हाथ से तो ये समाज की शांति सुरक्षा यानी कि एक तरीके से पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे, ठीक है, और इससे क्या बनेगा, स्टेबिलिटी बनेगी। दूसरे हाथ से ये प्रगतिशील सुधार करेंगे यानी एकदम डेवलपमेंटल रिफॉर्म्स लेके आएंगे, जिससे जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं यानी वेलफेयर की स्कीम्स है उनके माध्यम से सरकार को एक नए युग की ओर वो जाए, एक नए एरा की तरफ वो अग्रसर हो सके। तो इस तरीके से अपने को इसको कंक्लूड करना। तो आप इसको दोबारा से लिखना, ठीक है। आपका जो वर्ड्स जो आपने यूज किए वो अच्छे हैं, मैच्योर वर्ड है, बस उसके अंदर लैंग्वेज आप डालो और एग्जाम्पल्स आप लिखो।